आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। शोर मचलबा, शोर मचलबा, इलेक्शन के शोर मचलबा। देखा आज बिहार में, देखा कैसन जंग छिड़ल बा विपक्ष और सरकार में। का बा बिहार में, अरे का बा बिहार में काबा, ये हमारे नए शो का टाइटल है। हमको पता है कि ये काफ़ी क्लीशे हो गया है, मने घिस घिस के खिया गया है। अच्छा, आप लोगों ने गन्ना, जिसको बिहार में कई जगह केतारी भी कहते हैं, इसका रस निकलते हुए देखा है? इसे बेचने वाले लोग गन्ने का जो लंबा डंठल होता है ना, उसको पहले 3-4 तह मोड़ते हैं, फिर उसे 4-5 बार मशीन में डालकर निचोड़ते हैं, और अंत में जब रस निकलने की गुंजाइश लगभग ख़त्म हो जाती है तो उनकी तहों के बीच में नींबू फंसाकर फिर से मशीन में डालते हैं और आधा एक गिलास रस निकाल लेते हैं। बिहारी अंदाज में कहूँ तो बूंद बूंद चुआ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइटल को भी नींबू फंसाकर निचोड़ लिया गया है। लेकिन हमारा ये जो शो है, इसमें हम सुनाएंगे बिहार का निचोड़। आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि इसमें बातें होंगी बिहार के चुनाव की, है ना? तो आपको बता देते हैं कि हम सिर्फ चुनाव ही नहीं, चुनाव के आगे और पीछे की भी बात करेंगे। बिहार के अतीत, वर्तमान और भविष्य को भी खंगालने की कोशिश होगी। थोड़ा फिल्मी अंदाज में कहें तो बिहार के सियासत का, समाज का, नेताओं का, समस्याओं का, सब का बात करेगा रे तेरा केशव। जी हाँ, हमारा नाम कुमार केशव है और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का सबसे ताज़ा भाप निकलता हुआ शो बिहार में काबा। आज इस शो की बोहनी है। अब से लेकर बिहार के चुनाव निपटने तक हर हफ्ते हम आपसे मिलते रहेंगे और बिहार से जुड़े किसी न किसी टॉपिक पर बतियाते रहेंगे, कुछ न कुछ नया सुनवाते रहेंगे। तो आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है पुष्यमित्र। आप वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। पत्रकारिता का लंबा अनुभव है, अखबारों में काम करने का आपका लंबा तजुर्बा रहा है। बिहार की सियासत को, सूबे की समस्याओं को इनसाइड आउट समझते हैं। हाल ही में आपकी एक नई किताब भी आई है, रुकतापुर। रुकतापुर इसलिए कि यहाँ आकर बदलाव की हर गाड़ी का पहिया रुक जाता है। जाहिर है बिहार के संदर्भ में ये बात कही गई है और ये पुस्तक उसी पर लिखी गई है। तो शुरू करते हैं बातों का सिलसिला। पुष्यमित्र जी, बिहार में चुनाव है, चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए और मुद्दे जनता के होने चाहिए, उन मुद्दों पर बातचीत भी होनी चाहिए। अगर नेता लोग इन मुद्दों पर बातचीत न करें तो हमारा फ़र्ज़ है कि कम से कम हमें तो करनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है कि किसी भी चुनाव में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो जुमला है वो विकास है ना? हर चुनाव में नेता लोग बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम विकास करेंगे। तो ये विकास होता क्या है और बिहार में ये विकास कब तक पहुंचेगा? देखिए, विकास की जो परिभाषा है वो बड़ी अलग है। जैसे पटना आप आएंगे तो आपको लगेगा कि कितना फ्लाईओवर बन गया है, बहुत सारी अच्छी बिल्डिंग बन गई है। आप बिहार के अंदर घूमेंगे तो आपको कई अच्छी सड़कें दिख जाएंगी, वो दिखता है। कई जगह आपको अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने हुए दिख जाएंगे। तो एक अलग ढंग का विकास बिहार में हुआ है जो ठेकेदारों द्वारा किया गया विकास है। ठेकेदार लोग जो विकास करते हैं वो है। लेकिन वो जो विकास है, क्या उस विकास से लोगों को फायदा हो रहा है? जैसे मधेपुरा में एक अस्पताल बहुत शानदार बन गया है और उसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि दिल्ली का कोई 5 स्टार अस्पताल है, लेकिन आप जब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। तो इस ढंग का विकास जिसकी जरूरत थी, जैसे मान लीजिए कि चमकी बुखार में इतने बच्चे मरते हैं, हम लोग बचा नहीं पाते हैं। हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है तो उसमें लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, उनको हम लोग कोई शेल्टर नहीं दे पाते हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं रही है। तो दिखाने का एक जो है रंगीन विकास वो तो जरूर दिखाया जाता है, लेकिन असली विकास, लोगों का विकास, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह की चीजें मिले, ये नहीं हो रहा है। और यही बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत। ये तो हुई विकास की परिभाषा। और चुनाव में केवल विकास ही एक मुद्दा नहीं होता, इसके अलावा भी कई मुद्दे होते हैं। अगर इस बार के चुनाव में नहीं है तो क्या होने चाहिए? क्या हैं वे मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए, लगातार संवाद होने चाहिए? सबसे देखिए, अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने 3-4 महीने एक ऐसा दौर देखा है कोरोना के वक्त में जो हर बिहारी को इसे झकझोर देना चाहिए था। 30 लाख बिहार के लोग दूसरे शहरों में, देश के अलग अलग शहरों में वो छोटी छोटी मजदूरी नौकरी कर रहे थे
और वो कोरोना के लॉकडाउन को 20-25 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाए और वहां से वो जैसे तैसे अपना सामान बांध के चल पड़े और 30 लाख लोग वापस बिहार लौट आए। तो इसने एक नए तरीके से हम लोगों को सोचने के लिए विवश किया है कि बिहार के लोग कितने मजबूर हैं, 2-2,500, 4,000, 5,000 की नौकरी के लिए कितना पलायन करते हैं और फिर वहां सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो एक पलायन और एक असंगठित मजदूरी, इस पर जितनी बात होनी चाहिए थी वो चुनाव से गायब है। उसके बाद ठीक बाद बिहार में पता चला कि 16 जिले में बाढ़ आ गई और 16 जिले में जो बाढ़ आई तो 5 लाख लोग बेघर हो गए। प्रभावित तो बहुत सारे लोग हुए, लेकिन 5 लाख लोग बेघर हो गए और उनके लिए कोई शेल्टर होम नहीं था। सड़कों के किनारे, हाईवेज के किनारे, नहरों के किनारे जैसे तैसे झुग्गी बना के ये लोग लंबे समय तक रहे। अभी भी उत्तर बिहार के कई इलाकों में पानी लगा हुआ है जगह जगह और लोग बहुत मुश्किल में रह रहे हैं। इसको मुद्दा बनना चाहिए था। पिछले साल चमकी बुखार से 250 बच्चे मर गए, जबकि उनको बचाया जा सकता था, वो बचा नहीं पाए क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। इस कोरोना के समय में भी हम लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी है। अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है। बिहार में डॉक्टरों के जो पद हैं वो 11,800 है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको पता चलेगा कि 2877 डॉक्टर ही अभी पोस्टेड हैं। एक बिहार जैसे राज्य में जहाँ 13 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 2877 सरकारी डॉक्टर हैं। ये कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल। लेकिन ये सब मुद्दा बिहार में नहीं बनता है, यही सबसे बड़ी त्रासदी है। इसलिए मैंने अपनी किताब का नाम रुकतापुर रखा। रुकतापुर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ सब ठहर गया है, यहाँ कोई उस तरह से बदलाव नहीं हो रहा है। हम लोग लगता है कि 50 साल पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। अच्छा सर, बहुत बार हम देखते हैं कि जब ये घटनाएं हो रही होती हैं, जैसे बाढ़ आया हुआ हो या चमकी बुखार से हाहाकार मचा हुआ होता है, तो उस समय जो पब्लिक सेंटीमेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है कि चुनाव आने दो, अब की बार नेताओं को रपेट देंगे, खदेड़ देंगे, एकदम घुसने नहीं देंगे, जैसा सेंटिमेंट होता है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि ये सब चीज़ें एक तरह से गायब हो जाती हैं, बैक सीट ले लेती हैं और कोई नई चीज़ बीच में आ जाती है। तो आप इसे कैसे देखते हैं, इसको मतलब कैसे डिकोड करते हैं? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था कि जब वो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में जब चुनाव होता है तो वो मुद्दे की बात करते हैं। जैसे ही दिल्ली से ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट पकड़ के वो बिहार उतरते हैं तो फिर यहाँ उनको अपने गांव की जाति, अपने गांव का समाज, वो सब याद आने लगता है। और बिहार के साथ भी यही है। हम लोग बिहार के जो मतदाता हैं वो गणित के विशेषज्ञ हैं। हम लोगों से पूछा जाए कि किसको कितना वोट मिलेगा, कितना जात है, कितना गणित है, किसका गठबंधन कैसा है, कौन कहाँ से निकल जाएगा, किसको टिकट मिलना चाहिए, इन सारी चीजों के हम लोग विशेषज्ञ हैं। लेकिन हम लोग इस बात के विशेषज्ञ नहीं है कि बिहार सरकार के 4 लाख से अधिक पद अभी सरकारी दफ्तर में खाली हैं, उसमें किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। इसके विशेषज्ञ हम लोग नहीं है। हम लोग इस बात के विशेषज्ञ नहीं है कि हम लोग क्यों हर छोटी बड़ी बीमारी के लिए दिल्ली एम्स भाग जाते हैं। हम लोग बीए में पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे क्यों धरना देते हैं, यहाँ 5 साल में क्यों डिग्री मिलती है। इसके विशेषज्ञ हम लोग नहीं है। हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग हमेशा चुनाव के समय में याद आ जाता है हम लोगों को कि हमारा जात का ये निकल रहा है, इसका ये गणित है, इसका ये जो घटाव है। हम लोग गणित के एक्सपर्ट हैं, हम लोग अपनी समस्याओं के एक्सपर्ट नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? गलती जनता की है या राजनीति की? क्योंकि राजनीति का यही काम ही होता है कि जो बातें जनता समझ ना पाए, जिन बातों के लिए खुद लड़ ना पाए, खड़ी ना हो पाए, वहाँ नेताओं की भूमिका शुरू होती है। जाहिर है सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे कि जनता समझदार हो जाए, सवाल करने लगे, चीज़ें समझने लगे। लेकिन विपक्ष का तो यही काम होता है ना, तो वो क्यों नहीं लोगों को जागरूक कर पाते हैं? इनके बीच मतलब जनता के बीच अलग तरह का नैरेटिव क्यों नहीं बना पाते हैं? ये देखिए, विपक्ष जो हमारे यहाँ है अभी, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है और सबसे बड़ी आसानी सत्ता की भी है कि विपक्ष सब प्रमुख विपक्षी पार्टी ने भी 15 साल बिहार पर राज किया है और उससे पहले कांग्रेस ने भी 20-25 साल ठीक ठाक राज किया है। बिहार की जो ये बीमारी है वो आज की बीमारी है नहीं। ये बीमारी आप मान के चलिए कि इमरजेंसी के बाद से ही शुरू हो गई थी और लगातार होती रही। इमरजेंसी के बाद जो कांग्रेस की सरकारें यहाँ बनती थी तो पता चलता था कि 6 महीने 1 साल के लिए सीएम बन गया, फिर जिसको जब मन हुआ हटा दिया, जिसको मन हुआ ले आए। तो जो दिल्ली चाहता था वो यहाँ होता था। इन लोगों की अपनी कोई मतलब मजबूती नहीं थी। फिर लालू जी आए तो लालू जी ने क्या किया कि लालू जी ने बिहार में सामाजिक बदलाव करने की कोशिश किया और पूरे दबंगता से कि हाँ, जो अगड़े पिछड़े का जो मसला है उसको समाधान कर देंगे और दोनों को बराबर ले आएंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत ही दबंगता से और बहुत लोगों को बढ़ावा दिया कि जाओ तुम लोग को जो करना है करो।
उस चक्कर में समाज में तनाव तो बहुत बढ़ गया, लेकिन विकास के काम सारे रुक गए और बड़े पैमाने पर व्यापारियों का पलायन बिहार से हुआ। तो वो 15 साल भी उसमें कोई डाउट है नहीं कि उस 15 साल में कोई काम ढंग का हुआ नहीं है। तो अब जब राजद और कांग्रेस जो आज महागठबंधन के रूप में सामने में है, उसके पास भी बताने के लिए बिहार में कुछ है नहीं, तो वो चुप हो जाता है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का जो मामला है उसको उठाने की जरूरत है, लेकिन राजद वाले डरते हैं कि हमारे अपने ही बहुत सारे विधायक हैं जो रेप केस में फंसे हुए हैं, हम जैसे इस सवाल को उठाएंगे तो हमारे ऊपर काउंटर हो जाएगा। बहुत आसान है अभी की सत्ता के लिए कि उनके सामने में एक बहुत ऐसा गठबंधन है जिसका किसी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और उसके आधार पर ये लोग खेलते हैं। और चूंकि सामने में जो गठबंधन है उसका आधार जाति ही और इस तरह के राजनीति ही रही है। अच्छा, आपने विपक्ष के 15 साल का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहूँगा कि विपक्ष की अपनी चुनौतियां हैं। उन्होंने 15 साल के शासनकाल में कुछ खास काम नहीं किया जिससे वो गिनवा सकें, जनता के बीच लेकर जा सकें, और उनके दौर की कई मिसालें हैं जिससे सत्ता पक्ष उनकी दलीलों को, उनके तर्क को काट देता है। लेकिन अपने यहाँ जो पैटर्न रहा है कि राजनीति में लोग 15 साल पुरानी बातें याद नहीं रखते, भुला देते हैं, और उस हिसाब से देखें तो अच्छा खासा वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी लोग उस 15 साल के, मतलब आरजेडी का जो शासनकाल रहा है 15 साल का, उसको याद रखते हैं। तो इसमें कहाँ किसका रोल ज़्यादा रहा है? क्या सत्ता पक्ष में जो आज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अपने काम पर ध्यान देने की बजाय विपक्ष की नाकामियों को गिनवाने में ज़्यादा ऊर्जा लगाई है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि लालू जी को दिखा दिखा के अभी का जो सत्ता पक्ष है वो हमेशा बिहार के लोगों को डराता रहा कि अगर हम मुझे वोट नहीं दोगे तो लालू जी आ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी जो सरकार है उसने बिल्कुल काम नहीं किया। शुरुआती कुछ सालों में उनके कुछ काम रहे जिसको कुछ सराहना भी मिली, लेकिन इस बार का जो 5 साल रहा वो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही कमजोर रहा और इस बात को सत्ता पक्ष भी ठीक से समझ रहा है और लोगों में गुस्सा भी है। नीतीश कुमार के इस बार के चुनाव प्रचार का ये बड़ा मतलब बड़ी रणनीति रही। कल भी उन्होंने कहा कि पति पत्नी के शासन में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप युवाओं को जाके बताइए जो नए वोटर हैं कि कैसा था 15 साल पहले का जमाना, क्योंकि नए वोटरों ने वो जमाना देखा नहीं है। तो उनकी रणनीति का बड़ा हिस्सा है कि बार बार लोगों को पिछले 15 साल की याद दिलाए ताकि इनको कंपेयर करके इनको थोड़ा मौका मिल जाए, क्योंकि इनके पास बताने के लिए काम है नहीं। अच्छा, आपने विपक्ष के 15 साल का जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहूँगा कि विपक्ष की अपनी चुनौतियां हैं। उन्होंने 15 साल के शासनकाल में कुछ खास काम नहीं किया जिससे वो गिनवा सकें, जनता के बीच लेकर जा सकें, और उनके दौर की कई मिसालें हैं जिससे सत्ता पक्ष उनकी दलीलों को, उनके तर्क को काट देता है। लेकिन अपने यहाँ जो पैटर्न रहा है कि राजनीति में लोग 15 साल पुरानी बातें याद नहीं रखते, भुला देते हैं, और उस हिसाब से देखें तो अच्छा खासा वक्त बीत गया है, लेकिन आज भी लोग उस 15 साल के, मतलब आरजेडी का जो शासनकाल रहा है 15 साल का, उसको याद रखते हैं। तो इसमें कहाँ किसका रोल ज़्यादा रहा है? क्या सत्ता पक्ष में जो आज लोग बैठे हुए हैं उन्होंने अपने काम पर ध्यान देने की बजाय विपक्ष की नाकामियों को गिनवाने में ज़्यादा ऊर्जा लगाई है क्या? देखिए, लालू जी का जो कार्यकाल था वो एक अलग दौर था। वो दौर मंडल कमीशन लागू होने के बाद का दौर था और उस मंडल कमीशन लागू होने के बाद के दौर को लालू जी ने बिहार में एक अलग बदलाव के मुहिम से जोड़ा। उस वक्त हम लोग छोटे थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बिहार में जितनी पिछड़ी और दलित जातियां थी उस वक्त संगठित हुई और जगह जगह एक ऐसा माहौल बना कि अब हम लोगों को सवर्णों का अत्याचार नहीं सहना है, उनके घर काम करने नहीं जाना है, उनके बेगारगिरी करना है, उनका जूठा नहीं खाना है। इस तरह के कुछ फैसले हुए। इसके साथ साथ कुछ संघर्ष भी हुआ, जिस संघर्ष में यादवों ने दलितों पिछड़ों को लीड किया और इधर दूसरी जातियां, सवर्ण जातियां आ गई। उसके बाद कई तरह के कई ऐसी घटनाएं भी हुई, जमीन के संघर्ष को लेके जनसंहार को हुआ। तो वो उथल पुथल दौर था, सामाजिक बदलाव का दौर था। मंडल कमीशन लागू होने के बाद जो एक सवर्णों में छटपटाहट थी कि हमारे सारे अधिकार छीन रहे हैं और दलितों पिछड़ों में ये भावना थी कि हमें अपने अधिकार वापस लेने। तो वो एक संघर्ष का दौर था, उसमें विकास की बात उस समय होती भी नहीं थी। और जब नीतीश कुमार शासन में आए तो वो ये कह के शासन में आए कि जंगल राज था लालू जी का समय और हम लोग विकास करेंगे।
2006 में जब नीतीश कुमार 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तो 2006 में नीतीश कुमार सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया और पिछले 15 साल में जो गड़बड़ियां हुई आर्थिक मोर्चे पर, उस व्हाइट पेपर में उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। ये तीन मसलों पे हम लोग चुके हैं, हमारी सरकार चुकी है, और अगले 10 साल में हम बिहार में इस स्तर के बदलाव आना है। तो ये साफ था कि नीतीश कुमार का मकसद आर्थिक बदलाव, बिहार का आर्थिक विकास था। वो अपने आप को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और सुशासन बाबू भी कहते थे। तो उनका लक्ष्य वो नहीं था जो लालू जी का लक्ष्य था। लालू जी के समय में जो रिसोर्सेस थे विकास करने के लिए, वो बहुत कम थे। 2005 के आसपास या उस समय के बाद वर्ल्ड बैंक ने काफी पैसा ऐसे राज्यों को विकास के लिए, खासकर सड़कों के निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन सारी चीजों के लिए दिया। खुद नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारा बजट लालू जी के समय के बजट के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है। इसका मतलब कहीं कहीं से पैसा आया। बिहार में ऐसा नहीं कि बिहार में कोई औद्योगिकरण हो गया और उसके कारण टैक्स बिहार को ज्यादा मिलता था। बिहार के विकास के लिए जितना पैसा आया है वो या तो केंद्र से आया या वर्ल्ड बैंक से आया। तो वो पैसा आया, लालू जी के समय में वो पैसा आता नहीं था। तो इनके पास पैसा आया लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाए। इनका लक्ष्य विकास करना था, फिर भी नहीं कर पाए। अच्छा, अब हम अतीत की परतों को थोड़ा उधेड़ते हैं और ज़रा उस दौर में भी झांक लेते हैं जब बिहार झारखंड एक था। तब खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, खेती में पैदावार भी काफ़ी होती थी। इसके बावजूद भी बिहार पिछड़ता चला गया। तो आपको क्या लगता है, चूक कहाँ हुई? हाँ, तो जब बिहार और झारखंड एक थे और एक ही राज्य था हमारा बिहार, उस वक्त यहाँ झारखंड के इलाके में काफी खदान थे और यहाँ भरपूर मात्रा में खनिज का उत्पादन होता था, कोयला, लोहा और दूसरे भी कई बहुमूल्य खनिज। इसलिए स्वाभाविक था कि इस इलाके में उद्योग लगते, श्रमिक भी यहाँ सस्ता था। लेकिन शुरुआत के दिनों में काफी उद्योग इस तरह से लगे भी। टाटा स्टील का कारखाना था, तेल का उद्योग लगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स का कारखाना लगा जो रांची में है। इसके अलावा यहाँ हम लोग के पास बरौनी में कई कारखाने लगे। रोहतास जिले में डालमिया नगर में कई कारखाने लगे। लेकिन बाद में एक पॉलिसी नहीं आई, उसको कहते हैं फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसका जिक्र आजकल नीतीश कुमार कहते हैं, जो लोगों को समझ में ठीक से नहीं आ रही है। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ये थी कि अगर कोई भी खनिज पदार्थ रेलवे से देश के किसी भी इलाके में भेजा जाए तो उसका किराया समान लगेगा। मतलब ये कि अगर झारखंड से कोयला बिहार के इलाके में मान लीजिए बरौनी या रोहतास नजर आता है तो किराया उतना ही होगा जितना कि अगर वहां से कोयला चेन्नई जाता है। तो पहले ये सुविधा थी कि बिहार के इलाके में उद्योग लगने से उनको माल का किराया कम लग जाता था। लेकिन जैसे ही फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू हुई 60 के दशक में, तो उद्योगपतियों को लगा कि अगर हमारा किराया चेन्नई में या मुंबई में या आंध्र प्रदेश में उतना ही लगेगा जितना कि बिहार में लगेगा, तो क्यों न उन इलाकों में हम लोग उद्योग लगाए जहाँ समुद्र तट किनारे में है, क्योंकि जब माल तैयार होगा तो उसको एक्सपोर्ट करने में वहां से सुविधा होगी। यही बात नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं। लेकिन ये पॉलिसी बाद में पिछली ही सदी में झारखंड के अलग होने से पहले ही खत्म हो गई। इसके बावजूद बिहार का विकास नहीं हुआ, ये बड़ी अहम बात है। दूसरी बात राजनीतिक अस्थिरता और माहौल का खराब होना, ये भी एक बड़ा कारण रहा, जिसके कारण उद्योगपति यहाँ आने में हिचकने लगे। तीसरी बात की यहाँ के बैंकों का असहयोग। यहाँ के बिहार के लोग अगर 100 रुपया यहाँ के बैंकों में जमा करते हैं तो यहाँ के बैंक सिर्फ 32 रुपए का लोन देते हैं बिहार के लोगों को, जबकि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये 100 रुपये से भी ज्यादा हो जाता है, 110 रुपए तक आप समझ सकते हैं। तो लोन की जो सुविधा है यहाँ के लोगों को कम मिली है, कहते हुए कि यहाँ के लोग लोन नहीं चुकाते, जबकि अब सच्चाई सामने आ रही है कि यहाँ के लोग बहुत कम डिफॉल्टर हैं। हम लोग जब बड़े डिफॉल्टर का नाम देखते हैं तो पता चलता है गुजरात के लोग ज्यादा हैं और दूसरे जगह के लोग ज्यादा हैं। यहाँ के लोग बहुत कम डिफॉल्टर हैं, अब आंकड़े भी आ गए हैं। इसके बावजूद भी यहाँ लोन नहीं मिला। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या रही वो यहाँ के की ब्यूरोक्रेसी, बहुत बड़ी समस्या। मैंने अपनी किताब में एक बहुत दिलचस्प घटना का उल्लेख किया है कि बिहार में 2005 के बाद आंध्र प्रदेश की एक बस सर्विस शुरू हुई, लग्जरी, गौरव लग्जरी करके। वो मर्सिडीज बसों का परिचालन पूरे बिहार में करना चाहते थे। बिहार सरकार से उनका समझौता हुआ और उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कि आप यहाँ बिहार और झारखंड में खूब बसें चलाइए, हम लोग हर तरह की सुविधा देंगे और आपको सब्सिडी भी देंगे। तो इस वादे के आधार पर
गौरव लग्जरी वालों ने यहाँ 1.25 करोड़ रुपए की एक बस, मर्सिडीज जो बस होती है उसकी कीमत होती है 1.25 करोड़, ऐसी 40 बसें खरीद ली। लेकिन बिहार सरकार ने शुरुआत में 15, मुझे एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, बहुत कम संख्या में बसों को परमिट दिया और लटकाए रखा, शायद रिश्वतखोरी के चक्कर में या किस चक्कर में वो परमिशन उन लोगों को नहीं मिला। इस चक्कर में उनकी 25 बसें 1.25 करोड़ रुपए की पड़ी पड़ी सड़ गई। तो आप सोचिए कि एक व्यापारी के लिए कितना बड़ा नुकसान इस तरह का होता है। रोहतास इंडस्ट्री जो यहाँ थी वो बंद हो गई केवल ब्यूरोक्रेसी के दबंगई के कारण। ब्यूरोक्रेसी यहाँ कोई किसी काम, लोगों को काम ढंग से करने नहीं देती है, दूसरे राज्यों में सहयोग करती है उद्योगपतियों को, यहाँ वो माहौल नहीं है। कई लोगों ने, बिहारियों ने नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद विदेशों से अपनी नौकरी छोड़ दी और यहाँ आए कि यहाँ कुछ काम करेंगे। यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेजें खोली और बहुत सारी चीजें की शुरुआत की, लेकिन उनको सहयोग नहीं मिला, हमेशा परेशान किया गया। तो ये तमाम चीजें जो रही उसमें बिहार को विकसित होने में बाधा उत्पन्न की। सरकार की प्राथमिकता भी नहीं थी, सरकार की प्राथमिकता कुल मिला के थी कि ठेकेदारी वाले काम को प्रमोट किया जाए जिससे कुछ कमीशन आता रहे। तो सड़कें बन गई और अस्पतालों के बिल्डिंग बन गए, इस तरह की चीजें खुदी, लेकिन जो असली विकास होना चाहिए था, उद्योग का विकास नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें इस तरह की नहीं हुई। पुष्यमित्र जी, यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सुन रहे हैं बिहार में काबा का पहला एपिसोड, जिसमें बातें हो रही हैं बिहार के मुद्दों की, समस्याओं की। ये बातचीत जो है हमारी वो ब्रेक के उस पार जारी रहेगी। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप आज तक रेडियो का बिहार चुनाव स्पेशल शो बिहार में काबा सुन रहे हैं और पहले एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र जी से। तो सर, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि बिहार में एक बड़ी समस्या जो है वो पलायन है। पलायन की वजहें हैं, जो सबसे बड़ी वजह है वो रोजगार और शिक्षा है। नौकरी करने वाले लोग, कामगार लोग और पढ़ने लिखने वाले युवा सब बिहार को नमस्ते कहकर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। तो ये पलायन का जो दौर है वो कब शुरू हुआ? क्योंकि 90s में जो हम लोग पैदा हुए थे, हम लोगों ने जब होश संभाला तो सुना करते थे कि बिहार में बेतहाशा अपराध की वजह से व्यापारी लोग बिहार छोड़कर भाग रहे हैं। तब बिहार में अपहरण उद्योग और रंगदारी टैक्स जैसे टर्म प्रचलित थे, तो व्यापारी लोग इसके डर से कोई कलकत्ता तो कोई गुजरात और पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए। फिर 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए और अपराध को कंट्रोल करने, सुशासन का राज्य कायम करने के दावे किए गए, लेकिन पलायन फिर भी नहीं रुका, बल्कि देखें तो और भयावह स्थिति में पहुंच गया है। तो मेरे जैसे युवाओं को अगर आप बता सकें कि ये जो पलायन का सिलसिला है वो क्या 90 के दशक से पहले भी था, और अगर था तो उसका स्वरूप कैसा था, और वो जो पलायन था वो अभी के पलायन से, जो मौजूदा पलायन होता है, वो उससे कैसे अलग है? देखिए, पलायन ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई नई बात है। हम लोग उससे पढ़ते हैं कि कैसे अंग्रेजों के जमाने में यहाँ से लोगों को जबरदस्ती मॉरिशस, फिजी और दूसरे ऐसे देशों में ले जाया जाता था। लोग अपने मन से भी जाते थे और वहाँ खेती करने के लिए इतनी दूर ले जाया जाता था। उस जमाने में कलकत्ता भी लोग जाते थे, आजादी के बाद भी कलकत्ता जाते थे, और उन्हीं कलकत्ता गए प्रवासी श्रमिकों के लिए भिखारी ठाकुर ने खूब नाटकों की रचना की और इसलिए उनकी शैली ही विदेशिया हो गई। तो पलायन की एक परंपरा बिहार में रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं रही है। पलायन देश के कई हिस्सों में होता रहा है। अब जैसे राजस्थान में आप देखिएगा कि एक जमाने में मारवाड़ी लोग पूरे देश में धीरे धीरे फैल गए, तो इधर का पलायन है। लेकिन अभी जो पिछले 2-3 दशकों में पलायन शुरू हुआ ना, वो बड़ा विचित्र किस्म का पलायन है। पहले क्या था पलायन की जिनको जो जरूरतमंद थे वो चले जाते थे। अब हर कोई पलायन कर रहा है। जैसे कि अभी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस ने फरवरी में एक डाटा जारी किया है बिहार और यूपी के माइग्रेशन पर, वो बहुत परेशान करता है। उसका आंकड़ा कहता है कि हर बिहारी परिवार, हर 2 बिहारी परिवार में से एक परिवार से कोई न कोई व्यक्ति पलायन करता है। पलायन रोजी रोजगार के लिए करता है, पलायन पढ़ाई के लिए करता है, पलायन नौकरी के लिए करता है, पलायन बहुत सारी चीजों के लिए करता है। अब उसका आंकड़ा जो है वो बताता है कि 90% लोग जो पलायन करते हैं
वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है, और वो असंगठित क्षेत्रों में नौकरी करते हैं, जहाँ उनको बहुत कम सैलरी, 26,000 रुपये सालाना उनकी सैलरी मेहनताना उनका रहता है, जो यहाँ से एवरेज निकाला गया है, जो पलायन करते हैं। तो ये कितनी बुरी स्थिति है। और फिर वो सब बहुत परेशान स्थिति में रहते हैं। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि पढ़ाई के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई के लिए या मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए कोई बाहर जाए, हमारे यहाँ पे लोग BA MA की पढ़ाई के लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में धर्मा दे देते हैं। यहाँ रिजल्ट निकलता है, चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो 3 साल में ठीक ठाक डिग्री देने का वादा कर सके, तो उसके लिए भी पलायन करते हैं। एक जो अजीब किस्म का पलायन है वो इलाज कराने का पलायन है। अब किसी को कोई बीमारी हुई तो एम्स में या बेलोर में या PGI में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए पलायन बाहर जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोग कोई ढंग की चीज के काम के लिए अगर जाएं और वहाँ ठीक ठाक पैसा मिले, और हम लोग तो बहुत ऐसी चीजों के लिए, आप मान लीजिए कि BA में MA पढ़ने के लिए, या पता चलेगा कि हार्ट का इलाज कराने के लिए कोई एम्स चला गया। हार्ट का इलाज आजकल हर जगह होने लगा है, वो पटना में क्यों नहीं हो सकता है बढ़िया इलाज? लेकिन दिक्कत यह है कि वो बेसिक व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हम लोग अपने लोगों को 4,000 5,000 रुपए प्रति माह का रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकते, हमारी सरकार नहीं करा सकती है, इसलिए पलायन हो रहा है। ये बहुत दुख का कारण है और बहुत फोर्स किस्म का पलायन है। सुशील कुमार मोदी ने मार्च महीने की शुरुआत में बड़ा अजीब बयान दिया था कि बिहारी चाहे तो चांद पर भी नौकरी ढूंढ लेंगे। तो जिस असंवेदनशीलता है पलायन करने वाले लोगों के प्रति, जबकि वो मजबूर होकर, कोई आदमी बहुत खुशी खुशी पलायन नहीं करता है बिहार से। जो सिवान के लोग अगर जा रहे हैं सऊदी अरब तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई नारियल बेचने के लिए पलायन कर रहा है, कोई सीमेंट कंकर का काम करने के लिए पलायन कर रहा है, ये बहुत दुखद है। ठीक है, पलायन के बाद मेरी नज़र में बिहार की एक जो बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार। चारा घोटाले का बार बार जिक्र होता है। लालू यादव इसी मामले में जेल में भी बंद हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं बिग टिकट करप्शन जैसे सृजन घोटाले को यदा कदा उठाती रहती हैं, लेकिन हम छोटे पैमाने पर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं करते। सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी की बात जो है वो आम है। बिचौलिए जो हैं वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं और जनता शिकायत करती रहती है। आप माइक और कैमरा लेकर पहुंचेंगे तो बताएंगे कि हाँ जी यहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, लेकिन जनता कभी इसके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरती है। शिक्षक वगैरह का देखें तो वो अपनी नौकरी को स्थायी करने या वेतन बढ़ाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन बिहार की जनता जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी मोर्चा क्यों नहीं खोलती है? हाँ, ये बड़ा अजीब लगता है। हम लोग राजधानी पटना में रहते हैं और राजधानी पटना का बहुत महत्वपूर्ण इलाका है गांधी मैदान, लेकिन गांधी मैदान से जैसे ही कारगिल चौक के पास से आप मुड़ेंगे कलेक्ट्रेट की तरफ, तो आपको 100 कदम जाने पर दलाल घेर लेंगे और कहेंगे ये काम करवाना इतने पैसे लगेंगे, ये काम करवाना इतने पैसे लगेंगे। क्या हमारे हुक्मरानों को ये हम दिखता नहीं है? इस तरह से जो कल्चर अब क्या हो गया है कि बिहार के सभी दफ्तरों में भ्रष्टाचार जो है एक अनिवार्य चीज हो गई है और बिना भ्रष्टाचार के कोई काम हो ही नहीं सकता है। उसको इस तरह से सिद्धांत बना लिया गया है कि अगर एक भी काम भ्रष्टाचार के बिना हो गया तो लोगों को, खुद जो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनको परेशानी होने लगती है, कहीं सिस्टम न बन जाए, तो उसको रोकने की हमेशा कोशिश करते हैं। इसके बावजूद लोग एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग यही दिक्कत है कि हम लोग को 2 तरह की दिक्कत परेशानियां हो गई है हाल के दिनों में। हम लोग हर चीज को, हर मुसीबत से एडजस्ट कर लेते हैं और बहुत ज्यादा हुआ तो हम लोग पलायन कर जाते हैं। जैसे कि कोई भी परेशानी हुई, बाढ़ आ गई तो पता चला खेती चौपट हो गई, अब क्या किया जाए, तो उसके लिए कोई कोशिश नहीं करना है। उसके लिए फिर पंजाब हरियाणा लोग चले जाते हैं कि वहाँ मजदूरी कर लेंगे तो कुछ आमदनी हो जाएगी। अगर इलाज कराने में दिक्कत हुई तो हम लोग कहीं और चले जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग 5 साल में डिग्री दे रही है, विश्वविद्यालय 5 साल में डिग्री दे रहा है तो हम लोग कहीं और पढ़ लेंगे। विरोध नहीं करते हैं, सड़क पर इन सारी चीजों को लेकर विरोध नहीं करते। हाँ, नौकरी के लिए जरूर विरोध करते हैं क्योंकि उसमें लगता है कि स्थायी किस्म का समाधान हमारा हो जाएगा। अब भ्रष्टाचार एक परंपरा भी बन गई है। आप देखिएगा ना कि ऐसा नहीं है कि जनता भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ है। अब किसी स्कूल में अगर कोई स्कूल प्रबंधन कमेटी बनती है, उसमें उसी गांव का व्यक्ति शामिल होता है, 4-5 लोगों को शामिल किया जाता है ताकि देखे कि स्कूल में ठीक से पढ़ाई हो रही है कि नहीं और दूसरी चीजें ठीक से हो रही है कि नहीं। वो पहला काम क्या करता है कि प्रधानाध्यापक से जाकर मिड डे मील में अपना हिस्सा मांगता है।
तो इतने निचले स्तर तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है और उसको कोई बुरा नहीं मानता है। उसके लिए तकलीफ सिर्फ ये है कि हमको लेना पड़ रहा है, हमको लेने के लिए मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। आप तो जानते ही हैं कि प्रेमचंद्र ने भी लिख दिया था कि ऊपर ही कमाई होती है या नहीं। तो भ्रष्टाचार को हमारा समाज भी स्वीकार कर ले रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी आए थे और आंदोलन चलाया था, तो क्या आज हमें एक बार फिर किसी गांधी जी की जरूरत है कि वो आएं और बिहार के लोग उनके पीछे लग जाएं? ये बड़ा अजीब है। चंपारण सत्याग्रह जो देश का पहला सत्याग्रह है, ऐसा नहीं था कि चंपारण सत्याग्रह में वहाँ के लोगों ने क्या पहले आंदोलन नहीं किए थे। 1868 से ही चंपारण के लोगों ने वहाँ आंदोलन करना शुरू कर दिया था। 1908 में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त आंदोलन किया था, लेकिन जब समाधान नहीं मिला तो वो फिर गांधी जी को ढूंढ के लाए। तो हर बार अगर गांधी जी को ही किसी और को ढूंढ के लाना होता है बदलाव के लिए, तो ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि गांधी जी फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद चले गए तो ऐसा नहीं हुआ कि स्थितियां बहुत बदल गई। उसके बाद हम लोग, मैं जब किताब पर काम कर रहा था तो बहुत सारी ऐसे तथ्य मिले। मेरी किताब है जब नील का दाग मिटा चंपारण 1917, तो उस पर जब मैं काम कर रहा था तो मुझे बहुत अजीब हैरान करने वाले तथ्य मिले कि जैसे ही गांधी जी गए, जितने नील कोठरियां थी उसको शुगर मिल वालों ने खरीद लिया और आज वहाँ के शुगर मिल वाले उस तरह से शोषण करने लगे हैं। लोहिया जी गए थे 1947 में, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें लोगों ने कहा था कि नील्हे गए और मिल्हे आए। तो नील कोठी वाले चले गए और चीनी मिल वाले फिर अत्याचार करने लगे। अभी भी वहाँ चीनी मिलों के पास बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं और खूब जमीन है, 5-5, 6-6 हजार एकड़ जमीन है और गरीब लोग भूमिहीन है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति आके हमारे दुखों को दूर कर देगा फिर हम लोग ठीक हो जाएंगे। अगर एक किसी व्यक्ति के भरोसे रहेंगे तो वो एक आध साल रहेगा और कुछ करके चला जाएगा। हमको अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही करना पड़ेगा। हमको अपने भीतर से ही एक ऐसा नेतृत्व विकसित करना पड़ेगा जो इन सारी समस्याओं का समाधान करे। किसी दूसरे के भरोसे तो होगा नहीं। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद कई शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जा रहा है। इसमें बिहार के भी कुछ शहर शामिल हैं। हालांकि अलग अलग कारणों से स्मार्ट सिटी के जो तैयार होने की डेडलाइन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि अगले 2, 4, 10 साल में जब भी हो स्मार्ट सिटी बन जाएगी तो क्या वहाँ रोजगार के इतने अवसर मिल पाएंगे कि जो बिहार का, अगर बिहार के संदर्भ में कहें तो यहाँ का पलायन कम हो? दरअसल स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा है मुझे एक भेड़चाल लगती है। पिछले कुछ सालों में दुनिया के अलग अलग शहरों ने अपने शहरों को खूबसूरत बनाया ताकि वहाँ के लोग बेहतर हालात में, खासतौर पर पर्यावरण को लेके और दूसरी समस्याओं को लेके उन्होंने अपने शहर को एकदम से बनाया ताकि वहाँ के लोग अच्छे तरीके से रह सके। उसमें उन्होंने कुछ तरीके निकाले अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे कि साइकिल से चलना है और साफ सफाई को रखना है, और उसी चीज को हम लोगों ने धीरे धीरे अपने देश में भी अपनाया। अभी भी देखिएगा कि स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा अपने देश में है वो स्वच्छता को लेके है। इंदौर सबसे साफ शहर है, पटना सबसे गंदा शहर है, इस तरह से स्मार्ट सिटी वस्तुतः शहर के में रहने वाले लोगों की सुविधाओं से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है नहीं। इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं लगता है कि स्मार्ट सिटी अगर हो भी जाए, पता नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि पटना भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है, जबकि पटना में पिछले साल का जो जलजमाव था हम लोग देख चुके हैं कि कैसे 2-3 दिन ढंग से बारिश हो गई तो पूरा शहर डूब गया था और 2-2 हफ्ते डूबा रहा। तो कैसे ये स्मार्ट बन पाएगा? भागलपुर और मुजफ्फरपुर और गया, 3 जो दूसरे टियर के शहर हैं बिहार में, उनका हाल पटना से भी बुरा है। भयंकर जाम लगता है, अनधिकृत तरीके से जिसको जहां मन है वहां घर बना ले रहा है। तो एक व्यवस्थित शहर, एक प्रदूषण मुक्त शहर, एक आरामदेह शहर जो बनाने का लक्ष्य है स्मार्ट सिटी के जरिए, वो कैसे होगा पता नहीं। ये लोग पुराने जो दूसरों दुनिया में दूसरे जगह हो रहा है उसको कॉपी केवल कर रहे हैं। जैसे पटना में क्या किया गया, स्मार्ट सिटी के नाम पर एक तालाब को पूरा खाली करवा लिया गया और उस तालाब के नीचे एक तल को सीमेंटेड करवा दी गई और फिर उसको बना दिया जाएगा स्विमिंग पूल जैसा। अरे जब तालाब है ही तो उसको खाली करवाने की क्या जरूरत थी? और जब तालाब के बेस में आप सीमेंट लगा देते हैं तो आपने उसके पानी के अंदर अंदरूनी स्रोत को ही खत्म कर दिया। लेकिन क्योंकि ये फैशन है, उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए, ये बेवजह था। तालाब को ही और खूबसूरत बनाते, तालाब में पानी जाने का सोर्स बढ़ा देते, उसके नीचे को सीमेंटेड करने का क्या तुक था? लेकिन स्मार्ट सिटी है तो उसको कर दिया गया।
इस तरह की परियोजनाएं हैं। पता चलेगा कि बहुत सारी जगह साइकिल स्टैंड बना दिए जाएंगे, जो दुनिया में एम्स्टर्डम में हो रहा है वही हम लोग पटना में करने की कोशिश करेंगे। वो जरूरी यहाँ नहीं है। अभी यहाँ जरूरी था कि कैसे यहाँ पॉलिथीन पर ठीक से प्रतिबंध लगाया जाए, ताकि यहाँ की नालियां जो बार बार जाम हो जा रही है वो नहीं हो। यहाँ की नालियों की व्यवस्था विकसित की जाए ताकि बारिश में ये शहर डूब नहीं जाए। यहाँ के शहरों में का जो अनियंत्रित विकास हो रहा है, जगह जगह कोई अपार्टमेंट बन जा रहा है, कुछ बन जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। सड़कों पर जो बालू का ढेर लगता है, ये सब जो व्यवस्था है, जाम लगता है, इन पर काम किया जाए। उस पर काम नहीं हो रहा है। बल्कि पटना शहर में जो जंगल है, बहुत जबरदस्त जंगल है, उसको काटने की तैयारी हो रही है क्योंकि वहाँ क्वार्टर बनाए जा सके। तो पर्यावरण के लिहाज से भी जो हम लोगों की परियोजनाएं हैं बहुत अच्छी नहीं है। जहाँ तक बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं लागू हो रही है, उद्योग का केंद्र बनना तो दूर की बात है। उसको लेकर चीन ने जरूर अच्छा काम किया था, उस मॉडल को अपनाने की जरूरत है। कई बार लगता है कि केंद्र सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि जगह जगह सेक्टर बना के सेक्टर वाइज उद्योग विकसित किए जाए ताकि वो रोजगार विकसित यहाँ हो। जैसे अभी मखाने पर बात हुई थी बिहार में कि मखानों को लेके एक जगह उद्योग विकसित किया जाएगा। बिहार में मक्का बहुत होता है, उससे संबंधित उद्योग विकसित हो सकता है। बिहार में पानी उत्तर बिहार में काफी है, तो वहाँ पानी से जुड़ी चीजें विकसित की जा सकती है। दक्षिण बिहार में अलग तरह की खूबियां हैं, तो यहाँ वो काम हो सकता है। तो सेक्टोरल डेवलपमेंट का जो प्लान है वो एक अलग तरीके से अगर लागू किया जाए, चीन मॉडल को ही अपना ले तब भी ठीक हो सकता है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी परियोजना का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बिहार में संभावनाएं अनंत हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या बिहार इसके लिए आर्थिक रूप से सक्षम है कि इन संभावनाओं को हकीकत के धरातल पर उतारा जा सके, या बिहार हमेशा केंद्र की कृपा दृष्टि पर ही आश्रित रहेगा? आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है क्या? या हम इस बात के लिए मोहताज रहेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, केंद्र से पैकेज मिले, तभी स्थिति बदलेगी? अपना कुछ मॉडल निकाल सकते हैं क्या रेवेन्यू का, जिससे बिहार की तस्वीर बदल सके? देखिए, बिहार में सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई पिछले 15 साल के शासन में बिहार सरकार ने अपने आय के साधन बिल्कुल नहीं बढ़ाए। अब ये देखिए कि इस 2019-20 का जो बजट है हमारा, वो 2 लाख करोड़ का है। इसमें बिहार सरकार का जो अपना हिस्सा है राजस्व से जो उसको मिलता है वो सिर्फ 35,000 करोड़ है। बाकी उसको केंद्र से और दूसरी जगह से लेना पड़ता है। तो इसमें अब उसका काम चल जा रहा है तो वो खुश है। तो अपने ऊपर जो आत्मनिर्भर होने की बात है वो नहीं कर पाए, उद्योगों का विकास नहीं हुआ। अभी की स्थिति में बिहार में सिर्फ 2800 कारखाने हैं और वो कुल मिला के 1 लाख लोगों को रोजगार देते हैं, तो उससे तो होगा नहीं। बिहार को बिहार के तरीके से बिहार के संसाधनों के आधार पर विकसित करने की जरूरत है। जो यहाँ संभावनाएं हैं, एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बड़ी संभावना है, लेकिन उस पर कैसे काम हो उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा यहाँ हमेशा से सूत उद्योग का बोलबाला रहा था, सूत और रेशम का, उनका यहाँ बहुत सारे थे। वो सिस्टम पूरा अंग्रेजों ने चौपट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने उसका विकास नहीं किया। और उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि यहाँ सोरा का बड़ा उद्योग था और भी बहुत सारी चीजें थी, पहले भी रही है। उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है और उस पर उसके आधार पर काम करने की जरूरत है। क्या हम लोग अपने संसाधनों से, अपने नेचुरल रिसोर्सेज से, अपने तरीके से कर सकते हैं? अब अगर हम अपना विकास बम्बई के मॉडल के आधार पर करेंगे तो वो नहीं हो सकता है। हम लोगों को अपने रिसोर्सेज के आधार पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसकी बड़ी कमी है और उसको लेके बहुत परेशानी लोगों के मन में नहीं है। सरकार के मन में भी कहीं किसी कोने में ऐसा दिखता नहीं है कि वो बहुत जागरूक है कि हाँ, बिहार को अपने संसाधनों पर आत्मनिर्भर बना लेना है। उसका काम चल रहा है। हर सरकार 5 साल का अपना टर्म पूरा करके अगले 5 साल के लिए लग जाती है, उसी में मस्त रहती है। उसको केंद्र से भी हिस्सा मांग रहा है, नहीं होगा तो रोने लगेंगे कि हाँ, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए और ये ऐसा कर दिया जाए। तो हमेशा अनुदान पर कब तक दे सकते? ये सही बात है। आपने उद्योगों की बात की कि 2800 उद्योग हैं सिर्फ। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ कई मतलब उद्योग थे जो मतलब बहुत बड़े लेवल के तो नहीं थे। जैसे एक भारत बैगन का कारखाना था, वहाँ डिब्बे बनते थे मालगाड़ी के, वो भी लगभग चरमराई हुई स्थिति। एक बाटा का वो होता था, फैक्ट्री था, शू फैक्ट्री, वो भी बंद है। एक मैकडवल का था,
मैकडवल का था, शराब बनते थे वहाँ, तो शराब बंदी के बाद वो भी बंद हो गया, तो रोजगार तो गए ही लोगों के और रेवेन्यू भी सरकार का लगातार घट रहा है। तो नए तो उद्योग क्या ही खोलेंगे, जो पुराने उनको भी बचा लें तो बहुत है। हाँ बिल्कुल, पुराने के बारे में भी, क्योंकि पुराने उद्योग वहाँ की परिस्थितियों को देखकर विकसित किए गए होंगे और तभी वहाँ चल रहे थे, इसलिए उस पर जरूर सोचना चाहिए कि अगर पुराने उद्योग कहीं चल रहे थे तो जरूर कोई उसमें बात रही होगी। जगह जगह बिहार में आपको जाएंगे तो पता चलेगा कि कारखानाओं का के खंडहर है, अलग अलग मिलों के खंडहर हैं। देख के बड़ा भयावह लगता है कि इंडस्ट्रियल एरिया भूतहा इलाके में बदल गया है। तो उनको तो ठीक करना चाहिए और वो होंगे तो तब भी काफी काम होगा। अब जैसे जमालपुर में रेल कारखाना है, उसको बंद करने के लिए लगातार कुछ न कुछ चलते रहता है, सरकार कभी ठीक से स्टैंड नहीं लेती है। अभी वहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसको बंद कर दिया गया। अब इस तरह की चीजें होती रहती है। कोई एक तो उद्योगपति यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं, दूसरा सरकार भी इंटरेस्ट नहीं लेती है, इसी वजह से सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा सर, मैं बिहार से पढ़ने लिखने के लिए निकल गया। जब मैं पटना में रहता था, ये 2006 के आसपास की बात है, तो उस समय वहाँ की सड़कों पर युवा काफ़ी दिखाई पड़ते थे। लेकिन उसके बाद से जब मैं पटना से भी दिल्ली आ गया, मेरा आना जाना हालांकि लगा रहता था बिहार, क्योंकि घर है वहाँ, तो मुझे साल दर साल बिहार की सड़कों से जो युवा हैं वो धीरे धीरे गायब होते दिखे। पटना की उन सड़कों पर युवाओं की भीड़ जो होती थी, उसे ढूंढ पाना आज मुश्किल है। इसका कारण क्या है? इससे बिहार को क्या नुकसान होगा? क्या बाहर गए युवाओं को के वापस लौटने की कोई उम्मीद है या कोई ब्लूप्रिंट है सरकारों के पास? नहीं, पटना के जो युवा थे हैं, पटना क्योंकि मध्यम वर्ग का शहर है बिहार के हिसाब से, तो वो आपको पटना में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उसके स्तर की पढ़ाई की कोई व्यवस्था पटना में भी नहीं है। इवन कि पटना साइंस कॉलेज इतना रेपुटेड था, वहाँ भी अभी ठीक से नहीं हो पाया। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कोई पढ़ना नहीं चाहता है, मेडिकल कॉलेज वगैरह PMCH वाले वगैरह में भी इतना बवाल होते रहता है, तो लोग यहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे जो युवा थे वो अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए देश के अलग अलग हिस्सों में। उनको आप रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उनके कैरियर बनाने का समय है। आपको पटना शहर में मिलेंगे बिहार के सुदूरवर्ती गाँव के युवा, जो यहाँ कोचिंग करने के लिए आते हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, SSC की और इन सारी चीजों की कोचिंग करने के लिए आते हैं। गांव के युवा आपको दिखेंगे, लेकिन पटना शहर का कोई युवा आपको पटना में नहीं दिखेगा। गांव के युवा इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि उसके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि वो पटना से बाहर जा सके। अगर होता तो वो भी कोटा चला गया होता। तो जिसके पास जितना संसाधन है वो उतना दूर बिहार से जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे उस वक्त हमेशा हम लोगों को कहा जाता था कि यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ क्या करोगे, बाहर निकल जाओ, यहाँ रहोगे तो यहाँ की राजनीति में फंस के बर्बाद हो जाओगे। यहाँ का माहौल भी लगातार ऐसा ही रहा कि किसी न किसी तरह के अपराध में युवा फंस जाते थे और दूसरी चीजों में फंस जाते थे। तो माँ बाप भी चाहते थे कि बिहार से बाहर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, पीसफुल रहेगा, कम से कम कोई डर नहीं रहेगा, कोई कैरियर बना लेगा, कोई नौकरी चाकरी कर लेगा। तो ये फीलिंग आमतौर पर बिहार के सभी अभिभावकों को है, इसलिए युवा आपको यहाँ नहीं मिलते हैं। और युवा आपको तभी यहाँ मिलेंगे जब यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे और वो शिक्षण संस्थान उनके लिए बेहतर रोजगार की गारंटी देंगे। नहीं तो युवाओं का तो अकाल रहेगा ही शहरों में। और युवा जो नहीं है यहाँ, ये सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि किसी भी चीज की बेहतर रचना के लिए अगर मान लीजिए कि बिहार को बदलना ही है, तो वो बुजुर्गों से और क्या कहते हैं छोटे बच्चों से संभव नहीं है। युवा शक्ति ही इसको बिहार को फिर से बदल सकती है। युवा शक्ति और अच्छे लोगों, रचनात्मक लोगों का अभाव भी बिहार के लगातार पिछड़ते रहने का एक बड़ा कारण है। ये दिक्कत सिर्फ पटना में नहीं है, गाँव में भी आपको लोग नहीं मिलेंगे, सिर्फ बूढ़े मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी, छोटे बच्चे मिलेंगे, वो किसी तरह से जीवन काट रहे हैं। उनके लिए किसी चीज को बदलना बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं है। जो युवा मिलते भी हैं वो निराश युवा है। तो इनोवेटिव युवा जो अपने राज्य में नहीं है, वो भी यहाँ के बदलाव नहीं होने का एक बड़ा वजह है, वो होना चाहिए। मतलब क्या मान के चलें कि मजबूरी का नाम बिहार है, जो कहीं नहीं जा सकता वो बिहार में रुका है? कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क आपके? हाँ, अभी ये फीलिंग ऐसी है कि मजबूरी का नाम बिहार है, लेकिन बदलना ही पड़ेगा, बिना बदले काम नहीं चलेगा। और मैं किसी निराशाजनक माहौल में इस बातचीत को खत्म नहीं करना चाहता हूँ। किसी बिहार में मैं
आपको फिर से बताऊंगा कि पिछले साल चमकी बुखार के कारण बच्चे जब मर रहे थे तो हम लोगों ने एक अपील की और 70-80 युवा मुजफ्फरपुर के अलग अलग इलाकों में फैल गए और गांव-गांव जाके उन्होंने लोगों को जागरूक किया और बड़ी संख्या में उन लोगों ने बच्चों को बचाया। तो ये काम उन लोगों ने उस वक्त किया। पटना में जब बाढ़ आई तो वही युवा फिर उतर गए पटना के सड़कों पर और उन्होंने लोगों की मदद की। तो ये युवा जो है वो उम्मीद है और इस उम्मीद के सहारे मैं इस बातचीत को खत्म करना चाहूंगा कि जो लोग युवा हैं अभी भी कुछ कर रहे हैं वही उम्मीद है। अभी क्या है कि बिहार में अगर निराशा का माहौल है तो उसके बीच में कई तरह के फर्जी किस्म के, मुझे कहना नहीं चाहिए, विकल्प भी खड़े हो रहे हैं जो PR एजेंसी द्वारा गढ़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब ये लोग बदलाव लाएंगे। उनसे बदलाव नहीं होगा, बदलाव उनसे होगा जो तमाम जो यहाँ इस राज्य की गलियों में रहते हैं और जब भी मुसीबत आता है तो वो अपने तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं और हमेशा संघर्षरत रहते हैं। वो जमीन युवा जिनके पास PR एजेंसी को हायर करने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए फंड नहीं है, जिनके पास बड़ी गाड़ियां नहीं है, लेकिन वो साइकिल मोटरसाइकिल से ही सब कुछ कर लेते हैं, वही युवा किसी दिन बिहार को बदले। तो इसी नोट पर अपनी बातचीत हम खत्म करते हैं कि बिहार के युवाओं से ही परिवर्तन की उम्मीद है, क्योंकि बिहार के युवा काफ़ी जुझारू हैं। एक कहावत भी है ना, जो न कटे आड़ी से वो भी कटे बिहारी से। तो बिहार की मुसीबत भी एक नई दिन ज़रूर कटेगी। सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बिहार के मुद्दों पर खुलकर बात की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये बातचीत हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ पत्रकार पुष्यमित्र, जिनसे हमने बिहार के विकास, पलायन, सरकारों के कामकाज और भी कई विषयों पर विस्तार से बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। साथ ही आपका कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो हमें लिख भेजें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। चलते चलते हम आपको वो पूरा गाना सुनवाते हैं जो आपने शो के शुरू में सुना था। अब अगले हफ्ते आपसे बिहार में काबा के दूसरे एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे यानी कुमार केशव को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। शोर मचलबा इलेक्शन के शोर मचलबा। देखा आज बिहार में, देखा कैसन जंग छिड़ल बा विपक्ष और सरकार में। काबा बिहार में, अरे काबा। नीतीश अपन वादा लेके लग गईल प्रचार में, तेजस्वी भी जुटल है कि हम आई सरकार में। काबा बिहार में, अरे काबा। जनता के मन को न जीती को न सुनी बात हो, कब बिहार के हालत सुधरी, अरे कब बिहार के हालत सुधरी के बदली हालात हो। काबा बिहार में, अरे काबा।